नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 समानता। इससे पहले हमने पढ़ ली थी स्वतंत्रता की अवधारणा पढ़ ली थी और राजनीतिक सिद्धांत पढ़ लिया था। तो क्लास 11 के जो वीडियोस है उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं समानता के बारे में। तो यह अध्याय समानता की अवधारणा के बारे में है। समानता को एक मूल्य के रूप में संविधान में भी दर्ज किया गया है। भाई संविधान में भी समानता को क्या है, एक मूल अधिकार के रूप में डाला गया है। समानता की अवधारणा पर रोशनी डालते हुए हम निम्नलिखित जो सवाल है उनकी पड़ताल करेंगे इस चैप्टर के अंदर, जिसमें सबसे पहले आएगा कि समानता क्या है, हमें इस नैतिक और राजनीतिक आदर्श के बारे में क्यों सोचना चाहिए। देखो, नैतिकता भी यही कहती है और जो राजनीतिक आदर्श हैं, जो संविधान है, वो भी यही कहता है। तो इसके बारे में हमें विचार करेंगे। क्या समानता का मतलब व्यक्ति से हर स्थिति में एक समान बर्ताव करना है? हम समानता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असमानता को न्यूनतम कैसे कर सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में? फिर समानता के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आयामों को अलग अलग कैसे समझ सकते हैं। जैसे समानता की राजनीतिक आयाम की बात करें तो जैसे सभी को वोट डालने का अधिकार है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको एक ही वोट डालने का अधिकार है। आर्थिक समानता, तो कि किस प्रकार से आर्थिक समानता लाई जा सकती है, आर्थिक समानता अगर होगी तो वो क्या सही होगी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि समानता प्रतिभा और क्षमता को दरकिनार रखते हुए अगर हम समानता की बात करें तो प्रतिभा और क्षमता दोनों को दरकिनार रखते हुए अगर हम क्षमता स्थापित करने की कोशिश करें तो समाज की क्या स्थिति होगी। या एक उदाहरण दें कि परीक्षा में बैठने वाले सभी हम छात्रों को समान अंक दे दें, तो क्या उन सभी चीज़ों के बारे में इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि समानता के किस किस प्रकार से हम आयाम स्थापित कर सकते हैं। तो इन सवालों को समझने और सुलझाने के क्रम में हमारा जो सामना होगा वो समाजवाद से, मार्क्सवाद से, उदारवाद से और नारीवाद जैसे अपने समय की कुछ खास विचारधाराओं से होगा। तो इन सारी विचारधाराओं के बारे में हमने अलग से भी पढ़ रखा है पहले। आपको उनका वीडियो चाहिए तो उनका लिंक मिल जाएगा आपको, या प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हो। तो इस अध्याय में हम असमानता की स्थिति के बारे में कुछ आंकड़े भी देखेंगे और कुछ चित्र देखेंगे। ये केवल इसलिए दिए गए हैं कि हम असमानता की प्रकृति को समझ सकें। इन आंकड़ों और चित्रों को याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये स्पेशली फॉर 11th क्लास है। तो समानता महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे पहली बात, समानता एक शक्तिशाली नैतिक और राजनीतिक आदर्श के रूप में कई शताब्दियों से मानव समाज को प्रेरित और निर्देशित करता रहा है। जैसे नैतिकता की बात करें तो जैसे मान लो 4 भाई हैं, 4 भाइयों में अगर 3 बड़ी अच्छी पोस्ट के ऊपर हैं, बच्चे उनके अच्छे पढ़ रहे हैं, उनके पास इनकम का सोर्स अच्छा है, उनका एक भाई थोड़ा सा क्या है, दुर्बल रह जाता है। तो वो तीनों भाई क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि भाई अपना जो भाई है वो भी अपने समान आ जाए, अपने से इक्विवेलेंट, उसकी भी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक हो जाए। तो वो नैतिकता हमें ये कहती है कि भाई समान हो जाए, उसके भी बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ें, ये है नैतिकता। और राजनीतिक आदर्श है, जैसे भारतीय संविधान ये कहता है कि समानता का अधिकार दिया गया है सबको, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, समान जो हैं वो सबके साथ समान, भारतीय संविधान के समक्ष सब समान है और समान लोगों के साथ सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तो समानता की बात सभी आस्थाओं और धर्मों में समाविष्ट है, सभी धर्म भी यही कहते हैं। हर धर्म सब ईश्वर की संतान है, जितने भी हैं सब ईश्वर की संतान है। तो इसका मतलब क्या है, सब समान है। हर धर्म ईश्वर की रचना के रूप में प्रत्येक मनुष्य के समान महत्व की घोषणा करता है। समानता की अवधारणा एक राजनीतिक आदर्श के रूप में उन विशिष्टताओं पर जोर देती है जिसमें तमाम मनुष्य रंग, लिंग, वंश या राष्ट्रीयता के फर्क के बाद भी साझेदार होते हैं। जैसे भारत है, भारत क्या है, विविधताओं से भरा हुआ देश है, कोई किसी के साथ किसी प्रकार का किसी किस्म का भेदभाव नहीं है, सब एक तरह से जुड़े हुए हैं। और समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान पाने योग्य हैं। साझी मानवता की यह धारणा इस सार्वभौमिक मानवाधिकार या मानव के प्रति अपराध जैसी धारणाओं के पीछे रहती है।
तो बहुत सी जो सामाजिक संस्थाएं और राजसत्ता लोगों में पद, धन और हैसियत या विशेषाधिकार की असमानता कायम रखती है। जैसे राजसत्ता, कुछ पार्टियों की बात करें, कुछ विशेष लोगों की बात करें, तो वो अपने हितों के लिए लोगों को आपस में लड़ाते रहते हैं। भाई आपको इस जाति से कम सम्मान दिया जाता है, आपको इस समाज से कम सम्मान दिया जाता है, यानी वो असमानता लोगों के बीच घोल देते हैं। ये जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक नहीं था, उससे पहले लोग इतना जानते ही नहीं थे जो जातिगत है। लेकिन अब क्या हो गया है कि ये जो कुछ संस्थाएं हैं, जैसे पर्टिकुलर कोई भी संस्था आप सब समझते हो, बहुत सी सामाजिक संस्थाएं हैं और राजसत्ता के लोग हैं, वो लोगों को क्या है आपस में लड़ाते रहते हैं, खुद क्या है अपनी रोटियां सेकते रहते हैं। यानी जो लड़के, जिन लोगों के लड़ने से जो अग्नि पैदा होती है उसी के ऊपर अपनी रोटियां सेकते हैं, पैसों के लालच, हैसियत उनकी। तो ये क्या है, ये यही है कि फूट डालो और राज करो। आधुनिक काल में भी सभी मनुष्यों की समानता का राजसत्ता और ऐसी सामाजिक संस्थाओं के खिलाफ संघर्षों में एकजुटता लाने वाले नारों के रूप में इस्तेमाल किया गया। 18वीं शताब्दी की अगर बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति में देखो, भूसामंती, अभिजन वर्ग और राजशाही के खिलाफ विद्रोह के दौरान स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा है। देखो, बंधुत्व भी कह सकते हो। तो ये जो क्रांति थी किसके विचारों से प्रभावित थी? ये थी जे रूसो के विचारों से प्रभावित थी। तो वहाँ देखो, जो भूसामंती है, जिन्होंने ज़मीनें को ऊपर अवैध कब्जा कर रखा था, या ज़मीन के ऊपर जो मजदूर काम करते थे, पूरी ज़मीन उनकी थी, वो जो मजदूरों को कुछ दे देते। अभिजन वर्ग की बात करें, जो एलिट वर्ग है, जैसे अभी भारत के संदर्भ में बात करें तो एलिट वर्ग कौन है? जो राजनेता है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो एलिट वर्ग में आते हैं। वो क्या है, पूरे देश को संचालित कर रहे हैं। और राजशाही यानी राजा के खिलाफ। तो ये मुख्य नारा था कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। यहाँ अगर फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो एक नेपोलियन बोनापार्ट, आप सबने नाम सुना होगा नेपोलियन बोनापार्ट का। तो नेपोलियन बोनापार्ट का एक कथन आता है, उसमें वो ये कहते हैं कि अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति कभी नहीं होती। तो जो फ्रांस की क्रांति है वो रूसो के विचारों से प्रभावित थी। और अमेरिका की जो क्रांति है, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें, अमेरिका की जो क्रांति है वो जॉन लॉक के विचारों से प्रभावित थी। तो स्वतंत्रता की मांग 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश विरोधी स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भी उठी थी। और ये लगातार उन संघर्षरत समूह द्वारा उठाई जा रही थी जो महसूस करते हैं कि उन्हें समाज में किनारे कर दिया गया है, जैसे महिलाएं या दलित। भाई आज भी अगर हम समाज की बात करें तो समाज में पुरुष प्रधान समाज माना जाता है। फिर अब लोगों की धीरे धीरे धारणाएं चेंज हो रही हैं, महिलाएं हैं वो अंतरिक्ष तक जाके आ गई हैं। तो ये समाज में अभी क्या है, धीरे धीरे चीज़ें विलुप्त हो रही हैं। जैसे दलित प्रथाएं, ये सब क्या है, विलुप्त हो रही हैं। तो कुछ करके भी सीखना आपको। तो आज समानता व्यापक रूप से स्वीकृत आदर्श है। भाई सब जगह ये स्वीकृत है, जिसे अनेक देशों के संविधान और कानूनों में सम्मिलित किया गया है। जैसे भारत के संविधान की बात करें तो आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक समानता के अधिकार द्वारा समानता स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं। फिर भी समाज में हमारे चारों ओर समानता के बजाय असमानता अधिक नज़र आती है। कैसे? अपने देश में हम आलीशान आवासों के साथ साथ झुग्गी झोंपड़ी पट्टी देखते हैं। विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस स्कूल हैं और वातानुकूलित कक्षाओं के साथ पेयजल और शौचालय की सुविधाओं से भी विहीन स्कूल हैं। एक तो है जो वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं, दूसरी तरफ ऐसे स्कूल भी हैं जिनमें शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। भोजन की बर्बादी के साथ साथ भुखमरी भी देख सकते हैं। शादी ब्याह में जाते हैं, हम देखते हैं हज़ारों प्लेटें खाना ऐसे वेस्ट कर दिया जाता है और कहीं कहीं लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। कि कानून जो वायदा करता है, जो हमारे चारों ओर मौजूद है, उसके बीच अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। कहने को तो भारतीय संविधान में 14 से 18 तक समानता दी है सबको, लेकिन फिर भी हम अंतर देख रहे हैं। आज चाहे आप अपने आस पड़ोस के भी देख लो या अपने गांव में देख लो, कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके पास संपत्ति, अकूत संपत्ति है बहुत ज़्यादा, और कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके पास संपत्ति का बेचारों के पास बिल्कुल अभाव है।
तो नीचे विश्व और हमारे देश की असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े दिए जा रहे हैं, इनके ऊपर खास नज़र डालें। जैसे दुनिया के 50 सबसे अमीर आदमियों की सामूहिक आमदनी दुनिया के 40 करोड़ सबसे गरीब लोगों की सामूहिक आमदनी से भी अधिक है। तो कहाँ 50 और कहाँ 40 करोड़। दूसरी चीज़ यहाँ कि दुनिया की 40% गरीब जनसंख्या का दुनिया की कुल आमदनी में हिस्सा केवल 5% है। 40% का कितना हिस्सा है? 5%। और 10% का कितना हिस्सा है? 54%। तो आप देख सकते हो फिर बचे कितने? बचे हैं 50%। तो 50% के भी कितनी आमदनी हाथ आती है? 40% हाथ आती है। फिर यहाँ तीसरी चीज़ आती है पहली दुनिया, खासकर उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के अगड़े मतलब जो आगे हैं औद्योगिक क्षेत्र में, दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा रहता है। लेकिन उद्योग कितने हैं यहाँ? 86%। तो जो बची हुई 75% आबादी है उनके तो 14% उद्योग हिस्से में आता है। और दुनिया की 80% ऊर्जा का इस्तेमाल भी इन्हीं देशों द्वारा किया जा रहा है। ये जो पश्चिमी यूरोप की बात करें या उत्तरी अमेरिका की बात करें, इनमें से जो ज़्यादातर देश हैं उन्हीं के द्वारा ही 80% ऊर्जा इस्तेमाल में ली जा रही है। इन जो आगे हैं इन औद्योगिक देशों के निवासी, भारत अगड़े का मतलब जो आगे चले गए हैं औद्योगिक विकास में, चीन या जैसे विकासशील देशों के निवासी की तुलना में कम से कम 3 गुना तो अधिक पानी इस्तेमाल करते हैं, 10 गुना ज़्यादा ऊर्जा, 13 गुना ज़्यादा लोहा और इस्पात तथा 14 गुना कागज़ का उपभोग करता है। गर्भावस्था से जुड़े कारणों में मरने का खतरा नाइजीरिया में 18 में से 1 है। यहाँ देखना 18 में से 1। और कनाडा में कितना है? 8700 में से 1। तो यानी चिकित्सा सुविधाओं में भी वो कितने आगे चले गए हैं। तो असमानता कितनी है यहाँ? एक इस देश में चिकित्सा सुविधाओं का बिल्कुल अभाव है और जो दूसरा देश वहीं कनाडा, वहीं चिकित्सा सुविधाएं अव्वल दर्जे की है। फिर जो छठा अंतर आता है वो आता है कि ज़मीन के अंदर से निकलने वाले ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और गैस के जलने से दुनिया भर में जो CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें से दुनिया के औद्योगिक देशों का हिस्सा कितना है? 2/3। जो एसिड रेन होती है उसके लिए जिम्मेदार सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी 3/4 हिस्सा इन्हीं देशों द्वारा उत्सर्जित होता है। यानी ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले बहुत सारे उद्योगों को विकसित देशों से उठाकर विकासशील देशों में लगाया जा रहा है। ये भी इनकी चालबाजी के तहत लगाया जा रहा है कि हम यहाँ से हटाकर दूसरी जगह फैलाएंगे तो ये जो एसिड रेन वाली जो समस्याएं हैं वो अपने कुछ हद तक क्या है कम हो जाएंगी। तो भारत में आर्थिक असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े हैं, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ भारत की 2001 की जनगणना से लिए गए घरेलू संपदा और सुविधाओं के बारे में कुछ आंकड़े प्रस्तुत हैं। इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ऐसे दिखाने के लिए हैं, समझाने के लिए हैं। इन आंकड़ों को गांव और शहर के बीच की असमानता को समझने के लिए पढ़िए कि इन परिवार, आपका परिवार इन आंकड़ों में कहाँ आता है। तो ग्रामीण परिवार और शहरी परिवार, बिजली का कनेक्शन, अगर मान लो 100 व्यक्तियों की बात करें तो उनके संदर्भ में गांव में 44 लोगों के पास कनेक्शन है और शहर में 88 लोगों के पास, यानी सीधा ही दुगुना। मकान में सरकारी नल का कनेक्शन यहाँ 10 हैं। गांव में लोग ऊपर कलश रख के पानी लाते रहते हैं, आप देखते रहते हो, अखबारों में नित्य फोटोएं आती रहती हैं। शहरी लोगों में 50। मकान में स्नानघर यहाँ 23 है, यहाँ 70 है। 100 लोगों की बात करें तो टेलीविज़न 19 के पास है, इनके पास 64। ये 2001 की है, तो अभी इनमें तो क्या बहुत सुधार हो गया है। 100 के पास स्कूटर मोपेड यहाँ 7 के पास है, यहाँ 25 के पास। कार यहाँ 1 के पास है, यहाँ 6 के पास है। तो आपको भी अपना निशान लगा के देखना है कि अपने परिवार की किस श्रेणी में अपना परिवार आता है। अब यहाँ देखो, एक लड़की कह रही है कि हमारे चारों ओर बहुत सी असमानताएं हैं जिन पर कोई आपत्ति नहीं करता। देश और दुनिया की असमानताओं पर बात करना बकवास है। जरा घर की बात पर ही ध्यान दें कि कैसे मेरे माता पिता मेरे भाई की तरफदारी ज़्यादा करते हैं। जैसे बात करें तो कई अभी ग्रामीण लोग जीवन में ऐसा भी है, वो खाने पीने में भी भेदभाव करते हैं। बच्चों को, जो लड़के हैं उनको अच्छा खाना खिलाते हैं, लड़कियों को ऐसे वो काम करती रहती है बेचारी। तो ये क्या है? ये वही है, असमानता ही है इसका। यहाँ हमारा सामना एक विरोधाभास से होता है।
लगभग हर कोई समानता के आदर्श को स्वीकार करता है, जबकि हर तरफ हमें असमानता के दर्शन होते हैं। हम एक ऐसी कुटिल दुनिया में रहते हैं, जटिल मान लो चाहे कुटिल, जिसमें धन संपदा, अवसर, कार्य, स्थिति और शक्ति की भारी असमानता है। ये हमने बात कर ली धन संपदाओं के बारे में, अवसर, कार्य की स्थिति और शक्ति। क्या हमें इस तरह की असमानता से चिंतित होना चाहिए? क्या ये सामाजिक जीवन के स्थायी और अपरिहार्य लक्षण हैं जो मनुष्य की प्रतिभा और योग्यता के साथ साथ सामाजिक विकास और संपन्नता में उनके योगदान के अंतर को भी प्रतिबिंबित करते हैं? क्या ये असमानताएं हमारी सामाजिक स्थिति और नियमों के कारण पैदा होती है? ये एक ऐसे प्रश्न है जिन्हें दुनिया भर के लोगों को वर्षों तक परेशान कर रखा है। तो कई ऐसे गरीब भी हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन परिवार की पारिवारिक स्थिति की वजह से वो पढ़ नहीं पाए आगे, उनको काम करना पड़ा और काम में फिर ऐसे फंसे कि वो उनकी जो पढ़ाई लिखाई का रूटीन, इसमें कई तो संघर्ष करके आगे निकल जाते हैं, लेकिन कईयों के साथ ऐसी यानी उनके पास इतने अवसर उनको मिल ही नहीं पाते, उनकी कार्य स्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि उन्हें उस चीज़ से छुटकारा मिल ही नहीं पाता है। तो इस तरह के सवालों ने समानता को सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत का केंद्रीय विषय बना दिया। राजनीतिक सिद्धांत के छात्र को सवालों की एक लंबी श्रृंखला का सामना करना पड़ता है, और इसी तरह का एक सवाल है कि समानता का क्या निहितार्थ है। जबकि हम बहुत से मायनों में बड़े स्पष्ट रूप से अलग हैं, ये बात कहने का आशय है कि हम समान हैं, हम समानता के आदर्श के माध्यम से क्या पाना चाहते हैं। तो यहाँ अगर लड़की की बात कर लें तो घर में जो भेदभाव किया जाता है, जैसे आजकल तो कम हो गया है, ये चीज़ें कम हैं, लड़का लड़की एक समान है, लेकिन फिर भी जो अभी पुरानी महिलाएं हैं, जो दादी वादी हैं पुरानी, अभी जो वो क्या करती हैं, अभी भी इस चीज़ को मानती हैं। तो अब लड़कियां देखो घर का भी काम करती हैं, अच्छी पढ़ाई करती हैं, लड़का कुछ नहीं करता, मटर गश्ती करता है, दिन भर डोलता रहता है, लेकिन फिर भी क्या है, लड़के को ज़्यादा महत्व देती हैं पुरानी औरतें। तो ये क्या है? ये असमानता ही तो है। क्या हम आय और रुतबे के सभी अंतरों को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं? दूसरे शब्दों में हम किस तरह की और किसके लिए समानता पाना चाहते हैं? और समानता की अवधारणा के बारे में कुछ और प्रश्न भी उठाए गए हैं, हम यहाँ उन पर भी विचार करेंगे। और समानता को बढ़ावा देने के लिए क्या हमें सभी लोगों से हमेशा बिल्कुल एक तरह का व्यवहार करना चाहिए? इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अब समानता क्या है, यहाँ देखो इन चित्रों पर एक नज़र डालते हैं कि अश्वेत लोगों की बैठने की जगह है वो पीछे है, प्रवेश नहीं, किसको? कुत्ते, निग्रो और मैक्सिको वासी। पीने का पानी श्वेत लोगों के लिए इधर, अश्वेत लोगों के लिए इधर। विश्राम गृह केवल श्वेत लोगों के लिए। तो ये क्या है? ये असमानता का ही प्रतीक है, श्वेत और अश्वेत में विभेद किया जाना, गोरे और काले लोगों में। तो ये अमेरिका के बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल है, जब वहाँ उनको जो अधिकार अपने नहीं मिले थे। तो ये चित्र मनुष्य के बीच नस्ल और रंग के आधार पर भेदभाव की ओर संकेत करते हैं। हम में से अधिकांश को अस्वीकार्य है। तो अमेरिका और जो अफ्रीकी जो महाद्वीप देश हैं, वास्तव में इन तरह के भेदभाव को समानता के हमारे आत्मबोध का उल्लंघन करता है। समानता का हमारा आत्मबोध कहता है कि साझी मानवता के कारण सभी मनुष्य बराबर हैं, समान हैं और परवाह के हकदार हैं। हालांकि लोगों से बराबर समान व्यवहार करने का मतलब जरूरी यह नहीं कि हमेशा एक जैसे व्यवहार करना भी हो। कोई भी समाज अपने सदस्यों के साथ सभी स्थितियों में पूर्णतया एक समान बर्ताव नहीं करता। समाज के सहज कार्य व्यापार के लिए कार्य का विभाजन जरूरी है। भाई समाज है, समाज भी देखो सब व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करता है। जैसे समाज का जो एक तरह से रूटीन चलता रहे, उसके लिए कार्य का विभाजन तो जरूरी होता है। भाई अलग अलग काम, कौन सा काम है, जैसे खाते का काम कोई और करेगा, खेती का काम कोई और करेगा, ये सब के काम अलग अलग हैं। तो अलग अलग लोगों को महत्व है और लाभ भी अलग अलग मिलता है। कई बार इस बर्ताव में अंतर न केवल स्वीकार्य हो सकता है बल्कि जरूरी भी लग सकता है। अब जैसे उदाहरण के लिए बात करें, प्रधानमंत्री या सेना के जनरल को विशेष सरकारी दर्जा या सम्मान देना हमें तब तक समानता की धारणा के विपरीत नहीं लगता है कि जब तक उसका दुरुपयोग नहीं हो, लेकिन कुछ किस्म की असमानताएं अन्यायपूर्ण लग सकती है।
तो समाज की बात करें तो अब देखो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग कार्य दिए गए हैं। यहाँ प्रधानमंत्री की बात करें तो उसको शासन संचालित करना है, तो अब समाज के लोग उसके साथ एक वैसा व्यवहार थोड़ी करेंगे जो मान लो एक मजदूर के साथ करते हैं। यानी कहने का मतलब है लोगों की धारणाएं, जो कार्य का विभाजन है उसी प्रकार से उनकी जो समानता का व्यवहार करना है और इसी हिसाब से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एक जैसे सेना का जनरल है तो उसके लिए सम्मान अलग होगा। तो ये क्या है, चीज़ें समाज के जिस हिसाब से कार्य विभाजन है उसी हिसाब से लोगों का व्यवहार होता है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी विशिष्टताएं और विभेद स्वीकार किए जाने लायक हैं और कौन से नहीं। कई बार लोगों से अलग तरह का बर्ताव इसलिए किया जाता है कि उनमें किसी खास धर्म, नस्ल, जाति या लिंग में हुआ है। हम असमानता के इन आधारों का स्वीकार करते हैं, इनको अस्वीकार करते हैं। जैसे वो नहीं कि प्रधानमंत्री को ज़्यादा सम्मान क्यों दिया जा रहा है और जो एक गांव में चौपाल के ऊपर बैठा है, गुआड़ में ऊपर बैठा है व्यक्ति, उसको कम सम्मान दिया जा रहा है, तो उसका तो सीधा ये तो स्वीकार्य है। ये जो असमानता है ये स्वीकार्य है, लेकिन ये जो असमानता है ये स्वीकार्य नहीं किए कि आप किसी जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करो, भाई ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, या लिंग के आधार पर जैसे महिला और पुरुष में विभेद करना, तो इनको हम क्या करते हैं, अस्वीकार करते हैं। लेकिन लोगों की आकांक्षाएं और लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि सभी को समान सफलता न मिले। अगर वे अपने अंदर छुपी संभावनाओं को विकसित करने में सक्षम हैं तो ऐसा महसूस नहीं होगा कि समानता खतरे में है। इसका कहने का मतलब है कि सभी की आकांक्षाएं, भाई कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है। अब देखो सबकी आकांक्षाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। अब सबकी आकांक्षाएं अलग हैं, सबके लक्ष्य अलग हैं, तो अब सब समान थोड़ी मिलेंगे। भाई मास्टर है, कोई कलेक्टर है, तो दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वे अपने अंदर जो छुपी संभावनाओं को विकसित कर रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मैं इसके लायक हूँ। तो यहाँ जैसे कुछ अच्छे संगीतकार हो सकते हैं जबकि कुछ नहीं, कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन सकते हैं, कुछ और कड़ी परिश्रम या चेतना के लिए विख्यात हो सकते हैं। समानता के आदर्श से जुड़े होने का मतलब ये नहीं कि सभी तरह के अंतरों का उन्मूलन हो जाए। जैसे बात करें तो अगर मजदूर का वेतन और वैज्ञानिक का वेतन अगर बराबर हो जाए तो फिर वो समानता किसी काम की नहीं है। या ये कहें कि एक शिक्षक का वेतन और एक जो खेती मजदूर है उसका वेतन दोनों का बराबर होगा वेतन, तो समाज ऐसी समानता को भी स्वीकार नहीं करता है। इसका मतलब केवल ये है कि हमसे जो व्यवहार किया जाता है और हमें जो भी अवसर प्राप्त होते हैं वे जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होने चाहिए। यानी कहने का मतलब है, समानता का मतलब है कि विशेषाधिकार का अभाव, विशेषाधिकार, किसी विशेष व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। सबको समान अवसर की, यानी सभी हमें जो अवसर प्राप्त होते हैं वो सबके लिए समान होने चाहिए। सबको समान अवसर उपलब्ध कराया जाए, वही क्या है, समानता है। अब है अवसरों की समानता। समानता की अवधारणा में ये नहीं था कि सभी मनुष्य अपनी दक्षता और प्रतिभा को विकसित करने के लिए, अपने लक्ष्य और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अधिकार और अवसरों के हकदार है। भाई आपको कोई मना नहीं कर रहा, आपको फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर बनना है, चाहे कलेक्टर बनना है, चाहे आपको फौज में जाना, आपको कोई मना नहीं कर रहा। जैसे आपके लक्ष्य हैं, जैसी आपकी आकांक्षाएं हैं, वैसे आपको अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसका आशय यह है कि समाज के लोग अपनी पसंद और प्राथमिकताओं के मामले में अलग हो सकते हैं, उनकी प्रतिभा और योग्यताओं में भी अंतर हो सकता है। क्योंकि प्रतिभा और योग्यता ये तो क्या है, प्रकृतिजन्य है, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, इनको मनुष्य समान नहीं कर सकता। और हो सकता है कि इस कारण से कुछ लोग अपने वे चुने क्षेत्रों में बाकी लोगों से ज़्यादा सफल हो जाएं। ये होता भी है। जैसे एक क्लास में 60 लड़के हैं तो उसमें से 5 मान लो सरकारी नौकरी लग गए, 5 ने कोई धंधा बढ़िया अच्छा स्थापित कर लिया। तो अब सब समान थोड़ी है, मास्टर तो सबको एक ही पढ़ा रहा है, लेकिन सबके जो आकांक्षाएं थी, लक्ष्य थे, उस हिसाब से सब अलग अलग हिसाब से सफल हुए। लेकिन केवल इसलिए कि कोई क्रिकेट में पहले पायदान पर पहुंच गया है या कोई बहुत सफल वकील बन गया है, समाज को असमान नहीं माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में सामाजिक दर्जा, संपत्ति या विशेषाधिकारों में समानता का अभाव होना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित आवास जैसी बुनियादी चीज़ों की उपलब्धता में असमानताओं को कोई समाज असमान और अन्यायपूर्ण बनाता है।
कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी चीज़ों में असमानताएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति अपनी योग्यता के बल के ऊपर कोई विशेष अधिकार प्राप्त करता है, जैसे मान लो कलेक्टर है, तो वो समानता का उल्लंघन नहीं है। अब प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं देखते हैं कि प्रकृति भी देखो कई प्रकार से असमानताएं पैदा करती है। जैसे किसी को बड़ा विद्वान बना देती है प्रकृति से ही, मतलब जो पैदा होता है तब से ही, और कई होते हैं जो बिल्कुल डल रहते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत में प्राकृतिक असमानताओं और समाजजनित असमानताओं में अंतर किया जाता है। प्राकृतिक असमानता लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभा और उनके अलग अलग चयन के कारण पैदा होती है, और समाजजनित असमानताएं वे हैं जो समाज में अवसरों की असमानता होने या किसी समूह का दूसरे के द्वारा शोषण किए जाने से पैदा होती है। तो ये देखो, ये प्राकृतिक असमानताएं हैं। ये जैसे रंग हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, रंग है किसी का, अब काला है, गोरा है, लाल है, पीला है, वो सब प्रकृतिजन्य है, यानी प्रकृति ने असमानता पैदा करी है। किसी का कद मान लो, कोई बौना रह जाता है, कोई ऊंचा हो जाता है, कोई लंबा, कोई छोटा। जैसे लिंग जन्य है, कोई महिला है, कोई पुरुष है, कोई थर्ड जेंडर है। इसके अलावा जैसे शारीरिक गठन है किसी का, तो कोई बिल्कुल दुबला पतला रहता है, कोई बिल्कुल एकदम बलिष्ठ रहता है, किसी की बॉडी अच्छी रहती है। यानी ये असमानता है ना, ये तो प्रकृतिजन्य है, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जैसे कोई अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी प्रतिभा के अनुसार अलग अलग चयन करता है। जैसे बताया ना, कोई टीचर बन जाता है, कोई लेक्चरर बन जाता है, तो कोई कलेक्टर बनता है, तो कोई डॉक्टर बनता है। ये क्या है? ये अपनी क्षमता, यानी प्रकृति ने जैसी क्षमता उसके अंदर पैदा करी है, प्रतिभा, उसके अनुसार क्या है, ये चेंज होता है, ये असमानता आती है। तो ये असमानता तो चलने योग्य है, यानी इस असमानता को समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन कोई जातिगत भेदभाव कर रहा है या धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहा है, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहा है। भाई वैसे लिंग दिया है भगवान ने, लेकिन लिंग के आधार पर भेदभाव करना, महिलाओं को कम महत्व देना, पुरुषों को ज़्यादा महत्व देना, तो ये सारी चीज़ें, इनका उल्लंघन, ये समाज जनित असमानताएं हैं ये, तो इनको ख़त्म होना चाहिए। जिनमें एक वर्ग द्वारा दूसरे का शोषण किया जाता है, उसको अवसर उपलब्ध नहीं करवाए जाते। प्राकृतिक असमानताएं लोगों की जन्मगत विशिष्टताओं और योग्यताओं का परिणाम मानी जाती है। यह आमतौर पर मान लिया जाता है कि प्राकृतिक विभिन्नताओं को बदला नहीं जा सकता। दूसरी ओर वे सामाजिक असमानताएं जिन्हें समाज ने पैदा किया है, उदाहरण स्वरूप कुछ बौद्धिक काम करने वालों को शारीरिक कार्य करने वालों से अधिक महत्व देते हैं, उन्हें अलग तरीके से लाभ देते हैं। वे विभिन्न वंश, रंग या जाति के लोगों के साथ भिन्न व्यवहार करते हैं। इस तरह के भेदभाव में समाज के मूल्य प्रतिबंधित होंगे और इनमें से कुछ हमें निश्चित रूप से अनुचित लग सकते हैं। किसी जाति विशेष को ज़्यादा महत्व देना, रंग के आधार पर भेदभाव करना, जैसे हमने पढ़े ना, अश्वेत और श्वेत के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा है कि श्वेत यहाँ पानी पिएंगे, अश्वेत यहाँ पानी पिएंगे, तो ये जो हैं इनको समाप्त होना चाहिए। तो जो रूसो की बात करें, इसी में बात कर लेते हैं। रूसो भी दो प्रकार की असमान, इसको आप रूसो के संदर्भ में भी लिख सकते हो। रूसो भी दो प्रकार की असमानताएं बताता है, एक तो ये प्राकृतिक है और दूसरी ये सामाजिक असमानताएं, जिन्हें वो बोलता है परंपरागत असमानता। तो उसने भी यही बताया था कि एक है जो प्रकृति प्रदत्त है और एक है जो मानव प्रदत्त है, यानी समाज द्वारा प्रदत्त है। ये जो लिखा है समाज द्वारा। पुरुष स्त्रियों से बढ़कर है, यह एक प्राकृतिक असमानता है। यहाँ जो हमने पहले बात करी थी, इस संबंध में आप कुछ कर सकते हैं। जैसे लड़की कहती है मेरे हर विषय में तुम्हारे से ज़्यादा अंक आते हैं, मैं घर के काम में भी माँ का हाथ बटाती हूँ, और ये लफंडरगिरी करता है बाहर, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि लड़का लड़का लड़का, ऐसे ज़्यादा महत्व उसको दिया जाता है। तो लड़की कहती है तुम मुझसे बढ़कर कैसे हुए? तो बात इसकी सही है। प्राकृतिक और समाज मूलक असमानताओं में फर्क करना इसलिए भी उपयोगी होता है कि इससे स्वीकार की जाने वाली लायक और अन्यायपूर्ण असमानताओं को अलग अलग करने में मदद मिलती है। लेकिन दो तरह की असमानताओं में फर्क हमेशा साफ और अपने आप स्पष्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब लोगों के बर्ताव में कुछ असमानताएं लंबे काल तक विद्यमान रहती हैं, तो वो हमें मनुष्य की प्राकृतिक जो विशेषताएं हैं उन पर आधारित लगने लगती हैं।
ऐसा लगने लगता है कि वे जन्मगत और आसानी से बदल नहीं सकते। जैसे उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल जो लंबे समय से चली आ रही हैं, लंबे काल तक, यानी आप किसी चीज़ को लगातार एक ही चीज़ को अगर काम में लेते रहोगे तो वो वैसी ही हो जाएगी। उदाहरण के लिए अनादिकाल से महिलाओं को अबला कहा जाता है। अबला तेरी यही कहानी, चल में दूध आंखों में पानी। उन्हें भीरू एवं पुरुषों से कम बुद्धि का माना जाता है, जिन्हें विशेष संरक्षण की जरूरत थी। इसलिए यह मान लिया गया था कि औरतों को समान अधिकार से वंचित करना न्यायसंगत है। अफ्रीका में जैसे काले लोग उनके उपनिवेशिक शासकों द्वारा कम बुद्धि वाले, नीरे बच्चे और महज शारीरिक श्रम, खेलकूद और संगीत में बेहतर माने गए। यह धारणा दास प्रथा जैसी संस्थाओं को न्यायोचित ठहराने प्रयुक्त हुई कि दास है, दास तो हमेशा दास ही पैदा हो, दास से गुलामी करने के लिए ही पैदा हुआ है। ऐसे सभी मानकों और मूल्यांकनों पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं और उन्हें प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित मानने से अधिक जनता की शक्ति और राष्ट्र की सत्ता के बीच फर्क का प्रतिबिंब माना जाता है। तो ये जो वर्ड अभी बात कर रहे हैं ये सब चेंज हो गए हैं। अभी महिलाएं हैं जो भारतीय सेना में भी अग्रिम मोर्चे के ऊपर डटी हुई है। अभी हाल ही के दिनों में भारतीय महिलाओं को भी जो सशस्त्र बल हैं, भारतीय सेना है, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनमें भी परमानेंट कमीशन भी दे दिया गया है। यानी अब ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। महिलाओं को अब भीरू नहीं माना जाता है, वो भी आगे सरहद के ऊपर काम कर रही हैं। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में ले लो, चिकित्सा के क्षेत्र में, एस्ट्रोनॉट के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में ले लो, महिलाएं आज किसी से पीछे नहीं हैं। तो प्राकृतिक विशिष्टता की धारणा से एक और समस्या उत्पन्न होती है, वह है कि प्राकृतिक मानी गई कुछ भिन्नताएं अब परिवर्तनीय नहीं हैं। उदाहरण स्वरूप चिकित्सा, विज्ञान और तकनीकी प्रगति ने विकलांग व्यक्तियों को समाज में प्रभावी ढंग से काम करना संभव बना दिया है। आज कंप्यूटर नेत्रहीन व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। पहियादार कुर्सी और कृत्रिम पांव शारीरिक अक्षमता के निराकरण में सहायक हो सकते हैं। यहाँ तक कि कॉस्मेटिक सर्जरी से किसी व्यक्ति की शकल सूरत भी बदली जा सकती है, जिसको प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। प्रसिद्ध भौतिकविद स्टीफन हॉकिंस शायद ही चल या बोल सकते थे, पर उन्होंने विज्ञान में बड़ा योगदान किया है। तो वो हमेशा चेयर के ऊपर ही रहे और उसी जो चेयर के द्वारा उन्होंने ऐसी ऐसी किताबें लिखी, फिजिक्स के अंदर उनकी ऐसी ऐसी थ्योरी हैं जो आने वाले समय में बड़ी महान सिद्ध होंगी और अभी सिद्ध हो भी रही हैं। आज अगर विकलांग लोगों को उनकी विकलांगता से उबरने के लिए ज़रूरी मदद और उनके कामों के लिए उचित पारिश्रमिक देने से इस आधार पर इनकार कर दिया जाए कि प्राकृतिक रूप से वो कम सक्षम है, तो अधिकतर लोगों को अन्यायपूर्ण लगेगा। जैसे कंप्यूटर के ऊपर बैठा है, चाहे वो विकलांग आदमी हो, चाहे एकदम चलता फिरता आदमी हो, अगर बराबर काम कर रहे हैं तो बराबर पेमेंट होना चाहिए। कोई ये कहे कि नहीं तेरा पेमेंट कम करूंगा मैं, तो ये चलने वाली बातें नहीं हैं। इन सब जटिलताओं के कारण प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं के बीच फर्क को किसी समाज के कानून और नीतियों का निर्धारण करने में मापदंड के तौर पर उपयोग करना कठिन होता है। इसी कारण से बहुत से सिद्धांतकार अपने चयन से पैदा हुई असमानता और व्यक्ति के विशेष परिवार या परिस्थितियों में जन्म लेने से पैदा हुई असमानता में फर्क करते हैं। तो चयन वाली जो चीज़ होगी वह असमानता, या फिर किसी परिवार या परिस्थितियों में जन्म लेने वाली असमानता, दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। ये दूसरी तरह की असमानता इस समानता के पक्षधर लोगों के सरोकार का अच्छा स्रोत है, सरोकार का स्रोत है। वे चाहते हैं कि परिवेश से जन्मी असमानता को न्यूनतम और समाप्त किया जाए। भाई चयन वाली जो असमानता है वो समाप्त नहीं हो सकती, लेकिन जो परिवेश से पैदा हुई है, समाज ने जो पैदा की है, जो मानव ने पैदा की है, उसको समाप्त करना ही चाहिए। तो दोस्तों इसके जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।